युद्ध ने संस्कृति और मनोरंजन को भी प्रभावित किया। प्रचार सरकारों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन गया। वे समर्थन के मनोबल को बढ़ाने या युद्ध के लिए नैतिक समर्थन के लिए पोस्टर, फिल्में और संगीत का उपयोग करते हैं। चार्ली चैपलिन की फिल्म शोल्डर आर्म्स 1918 में युद्धकालीन अनुभवों को संबोधित करने के लिए हास्य का उपयोग करती है। लोकप्रिय संगीत उस समय के मूड को दर्शाता है। जॉर्ज कोहेन द्वारा ओवरथेयर जैसे गाने युद्ध प्रयासों के लिए समर्थन करते हैं। संघर्ष ने यह भी बदल दिया कि लोग समाचार कैसे प्राप्त करते हैं। अखबार प्रदाता नियमित रूप से मोर्चे से अपडेट करते हैं। इस जानकारी के निरंतर प्रवाह ने युद्ध को लोगों के मन में बनाए रखा। यह सेंसरशिप और समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता के बारे में भी सवाल उठाता है। युद्ध का समाज पर गहरा तकनीकी प्रभाव पड़ा। परिवारों को विदेश में लड़ रहे प्रियजनों की चिंता हमेशा बनी रहती थी। समुदायों ने कठिन समय के दौरान एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एकजुट हो गए। सरकारों ने संघर्ष को वित्त पोषित करने के लिए नए कर लगाए और युद्ध बांड बेचे। यह वित्तीय बोझ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। भारत में युद्ध में भागीदारी ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग को मजबूत किया। इसी तरह की भावना अन्य उपनिवेशों में भी बढ़ी। 1918 में युद्ध का अंत यह नहीं दर्शाता कि 18 का अंत हो गया। तुरंत सामान्य स्थिति में लौटने पर स्पेनिश फ्लू महामारी ने जीवन का दावा करना जारी रखा। फिर भी युद्ध ने सकारात्मक बदलावों को भी जन्म दिया। युद्ध के दौरान महिलाओं के योगदान के कारण 19वीं सदी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19वां संशोधन पारित किया, जिससे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इसी तरह की प्रगति अन्य देशों में भी हुई। अब चलिए वर्साई की संधि और इसके दूरगामी परिणामों पर चर्चा करते हैं। यह सिर्फ एक पुराना कागज नहीं है, यह वह समझौता है जिसने विश्व युद्ध आई को समाप्त किया और वैश्विक तनाव के लिए मंच तैयार किया। जो संधि वे तैयार करने जा रहे हैं, उसके परिणाम इतिहास में गूंजेंगे। पहले आइए मुख्य खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं। हमारे पास जॉर्ज क्लेमेंसो हैं, जो फ्रांसीसी प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें टाइगर उपनाम से जाना जाता है। फिर एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज है, जो सजा को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को मत भूलिए, जो आदर्शवादी हैं और स्थायी शांति की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारे पास पराजित जर्मन हैं, जिन्हें बातचीत के लिए भी आमंत्रित नहीं किया गया। अब इसने जर्मनी के लिए वास्तव में क्या किया? खैर, इसने जर्मनी के लिए कुछ काफ़ी कठोर शर्तें निर्धारित की। सबसे पहले जर्मनी को युद्ध शुरू करने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करनी थी। इसे युद्ध दोष खंड के रूप में जाना जाता था और यह जर्मन लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं था। संधि ने जर्मनी पर विशाल भुगतान भी लगाया। हम आज के पैसे में लाखों डॉलर की बात कर रहे हैं। यह वित्तीय बोझ जर्मनी की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और इसे फिर से खतरा बनने से रोकने के लिए था। लेकिन यह सब कुछ नहीं है। जर्मनी को महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। एलिस लॉरेंस फ्रांस वापस चली गई। पूर्वी जर्मनी के कुछ हिस्से नए बने पोलैंड को दिए गए और जर्मनी ने अपने सभी विदेशी उपनिवेश खो दिए। जर्मन सेना को भी गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया था। सेना को केवल 100,000 पुरुषों तक सीमित किया गया। कोई टैंक, कोई वायुसेना और केवल एक छोटी नौसेना की अनुमति थी। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि जर्मनी एक और युद्ध शुरू न कर सके। अब आप सोच रहे होंगे, वाह, यह तो काफी कठोर लगता है। और आप सही होंगे। उस समय कई लोग, जिनमें कुछ सहयोगी नेता भी शामिल थे, इस बात को लेकर चिंतित थे कि ये शर्तें बहुत कठोर थीं।